वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की, एक ऐसी लव स्टोरी की जो आज के वक्त मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक फैशन बन गया है। लेकिन असल प्रेम कहानी क्या होती है वो हम इस मूवी में देखेंगे, जिसका नाम है 18 पेजेस। तो मूवी की शुरुआत में हम इस कहानी के हीरो को देखते हैं, जिसका नाम सिद्धू है। सिद्धू की हाल ही में गर्लफ्रेंड बनी है, जिसका नाम प्रीति है। वो हर वक्त प्रीति के साथ चैटिंग करता रहता है, उससे ही बातें करता रहता है। उसके काम की बात करें तो वो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में काम करता है, और रिसेंटली उसकी कंपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है, जिसकी थीम ये होगी कि लोग होलोग्राम की मदद से अपने लव वन से बातें कर सकते हैं। उसकी कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस होती है, लेकिन फिर वही है ना, गर्लफ्रेंड आ जाए तो ध्यान कहाँ जाता है दूसरी जगहों पर। सिद्धू प्रीति से बातें करने के चक्कर में इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाता। वैसे सिद्धू की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है, जिसका नाम बागी है। बागी भी सिद्धू की कंपनी में उसके साथ ही काम करती है और उसके साथ उसके अपार्टमेंट में ही रहती है। अब सिद्धू प्रीति के प्यार में इतना पागल होता है कि उसके बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर चला जाता है। लेकिन वहां जाने पर सिद्धू को लगता है एक बहुत बड़ा झटका। वो देखता है कि प्रीति तो किसी और लड़के के साथ है, और ये देखकर सिद्धू का दिल टूट जाता है और वो समझ जाता है कि प्रीति इतने दिनों से उसे बेवकूफ बना रही थी। फिर क्या था, इस बात से वो डिप्रेशन में चला जाता है और खूब शराब पीता है। सिद्धू को प्रीति के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो अगले ही दिन जाकर प्रीति के करंट बॉयफ्रेंड को पीटने लगता है। तभी वहां पर आती है पुलिस और सिद्धू को ले जाकर जेल में बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद सिद्धू को बेल दिलाने के लिए बागी और सिद्धू के फादर पुलिस स्टेशन आते हैं। यहाँ में पता चलता है कि सिद्धू अपने पिता से बात तक नहीं करता। दरअसल उसके ऐसा करने की वजह थे उसके दादाजी, जो कि उसके पिता को छोड़कर चले गए थे। सिद्धू को लगता था कि उसके पिता के बुरे बर्ताव के कारण ही उसके दादाजी घर छोड़कर चले गए, जिस वजह से वो अपने पिता से आज तक बात नहीं करता आया है। अब सिद्धू जब अपने फ्लैट में वापस आता है तो वो प्रीति की सभी फोटोज जलाने लगता है। इसी बीच उसको एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जो कि एक डायरी का पन्ना है। सिद्धू उस डायरी के पन्ने को देखकर सोचता है, ये तो मेरी डायरी है नहीं, ना ही प्रीति की है। और फिर सिद्धू को याद आता है कि जब वो शराब के नशे में घर आ रहा था, तभी उसको ये डायरी मिली थी, जिसे वो घर लेके आ गया। उस डायरी को लिखने वाली का नाम होता है नंदिनी। नंदिनी अपने बारे में इस डायरी में लिखा करती थी, और अब सिद्धू उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है। और यहाँ से हमें कहानी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम कहानी की हीरोइन नंदिनी को एक ट्रेन में देखते हैं, जो कि हैदराबाद जा रही थी। नंदिनी बहुत ही सिंपल लड़की है और उसे नेचर के साथ जुड़े रहना काफी पसंद है। वो आज के जमाने में भी मोबाइल फोन को यूज नहीं करती है। उसे लोगों से डायरेक्टली मिलकर बात करना काफी अच्छा लगता है। अब हैदराबाद पहुंचने के बाद स्टेशन में उसे रिसीव करने उसकी दोस्त संजना आती है। संजना कहती है, अरे तुम हैदराबाद कैसे आ गई? तुम्हें तो गांव छोड़कर कहीं जाना पसंद ही नहीं है। अब नंदिनी बताती है कि मरने से पहले मेरी दादाजी ने मुझे एक एनवलप दिया था, और उस एनवलप को हैदराबाद में किसी वेंकटा राव नाम के आदमी को देने को कहा। फिर संजना नंदिनी को लेकर अपने घर चले जाती है और उसी के साथ वहां पर रहती है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और सिद्धू के गेट पर एक आदमी नॉक करता है। सिद्धू गेट खोलता है तो उसके सामने संदीप नाम का एक आदमी खड़ा है। संदीप पेशे से एक डॉक्टर है। अब संदीप सिद्धू से माचिस मांगता है, क्योंकि उसके पास माचिस अवेलेबल नहीं होती। दरअसल संदीप हाल ही में सिद्धू के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है, इसलिए अभी उसके पास किसी चीज की व्यवस्था नहीं होती। और फिर सिद्धू भी पढ़ने की वजह से जल्दबाजी में संदीप से ज्यादा बात नहीं करता और उसे माचिस देकर वापस अपनी किताब पढ़ने लगता है। धीरे धीरे नंदिनी का बिहेवियर सिद्धू को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, और सिद्धू नंदिनी की आदतों को अपनी असल जिंदगी में भी अप्लाई करने लग जाता है। साथ ही वो नंदिनी को बहुत ज्यादा पसंद भी करता है। अब कहानी में हम देखते हैं कि नंदिनी वेंकटा राव को ढूंढने निकलती है। क्योंकि नंदिनी के पास कोई मोबाइल नहीं होता, इसलिए वो वेंकटा राव का एड्रेस लोगों से पूछती रहती है। इधर सिद्धू भी बागी के साथ अपने ऑफिस के लिए किसी क्लाइंट के पास जा रहा होता है, और वो भी गूगल मैप ऑफ करके, जैसे कि नंदिनी लोगों से मिलने जाती है सेम वैसे ही। पर इन दोनों को क्लाइंट के पास पहुंचने में बहुत देरी हो जाती है। अब सिद्धू का बॉस सिद्धू को कॉल करता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी और बागी की लापरवाही की वजह से हमारा एक क्लाइंट चला गया है। अब तुम दोनों ऑफिस आओ, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब सिद्धू और बागी को एक आदमी मिलता है, जिसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। यहाँ भी सिद्धू नंदिनी की हेल्पिंग नेचर वाली आदत को यूज करता है और उस आदमी की हेल्प करने की सोचता है, और उसे गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। अब रास्ते में वो आदमी सिद्धू से उसके काम के बारे में सवाल जवाब करता है। सिद्धू उसको सारी बात बता देता है कि मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही एक क्लाइंट से मिलने गया था। साथ ही सिद्धू उस आदमी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। इसके बाद वो उस आदमी को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप करके अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अब ऑफिस आते ही सिद्धू का बॉस उस पर होता है गुस्सा और उसे और बागी को जॉब से निकाल देता है। तभी सिद्धू के बॉस को उसके क्लाइंट का कॉल आता है, और ये क्लाइंट और कोई नहीं, वही आदमी है जिसे सिद्धू ने अपनी कार में लिफ्ट दी थी। इस आदमी को सिद्धू का काम और उसका नेचर बहुत ही पसंद आता है, इसलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए कर देता है हाँ। और फिर इससे सिद्धू के बॉस को काफी खुशी होती है,
और इस तरह ये दोनों जॉब से निकलने से बच जाते हैं। इसके बाद सिद्धू अपने फ्लैट में जाकर वापस उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। और हम देखते हैं कि नंदिनी एक बच्चों के ऑर्फनेज में जाती है जो कि वेंकटा राव का ही होता है। नंदिनी वहां के केयरटेकर से वेंकटा राव के बारे में पूछने लगती है। केयरटेकर बताती है कि मैंने तो उन्हें 1 साल से नहीं देखा, शायद उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है। तुम एक काम करो, कल तुम उनके वकील पद्मनाभम से मिलो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दें। इसके बाद नंदिनी अपनी फ्रेंड संजना के घर जाती है तो देखती है कि संजना घर पर बैठी रो रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है। नंदिनी उसको समझाती है कि देखो, जिसे तुम प्यार समझ रही थी वो बस एक अट्रैक्शन था जो चला गया। अगर वो लड़का तुमसे सच में प्यार करता है तो वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देता, और अब अगर तुम उससे सच्चा प्यार करती हो तो उसे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अब ये बात संजना समझ जाती है। इधर सिद्धू भी नंदिनी की ये बात समझ जाता है। अब उसे लगता है कि जो कुछ भी उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था और कुछ भी नहीं। इसलिए वो फौरन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसके करंट बॉयफ्रेंड को पीटने के लिए उसे सॉरी कहता है। घर वापस आकर डायरी फिर से पढ़ने लग जाता है, जिसके बाद स्टोरी वापस जाती है फ्लैशबैक में। अब नंदिनी पोस्ट ऑफिस जाती है, तभी उसको एक लड़का मिलता है जो उससे कहता है कि मैडम कहाँ जा रही हो, पोस्ट ऑफिस तो खराब है, तुम्हारा लेटर तो पोस्ट होएगा ही नहीं। फिर नंदिनी अपने घर वापस आ ही रही होती है कि वो एक छोटे बच्चे को देखती है जो रोड के किनारे पर पेन बेच रहा होता है। नंदिनी ये देखकर उस लड़के के सारे पेन खरीद लेती है, जिसके बाद उसके पास पैसे नहीं बचते, पर ऐसा करते हुए उसे एक बस का कंडक्टर देख लेता है और वो नंदिनी को अपनी बस में बैठाता है। उसे बस की टिकट भी देता है और साथ ही कुछ पैसे भी देता है। इधर सिद्धू जब अपने काम के लिए बाहर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे कुछ भिखारी दिखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। उन्हीं भिखारियों में सिद्धू अपने दादाजी को देखता है और उन्हें देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर उन्हें गले लगाकर अपने घर लेके जाता है। वहां सिद्धू के पिताजी भी अपने पिता को देखकर काफी खुश होते हैं। दरअसल बात यह है कि सिद्धू के दादाजी उसकी दादी के गुजरने के बाद सदमे में चले गए थे और थोड़े पागल से हो गए थे। इसी वजह से वो घर से भागकर एक भिखारी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। सिद्धू के दादाजी अभी भी दिमागी रूप से ठीक नहीं होते, उन्हें कुछ याद नहीं है कि उनका बेटा कौन है, पोता कौन है। इसलिए सिद्धू अपने पिता से कहता है कि पापा, आप अपने काम में इतना बिजी हो गए कि आपको अपने पिता का ध्यान ही नहीं रहा, और इसी वजह से दादाजी पागल होकर यहाँ से भाग गए। अभी उनको ट्रीटमेंट की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ बिताइए। ये कहकर सिद्धू वहां से चला जाता है और अपने अपार्टमेंट में आकर वो किताब पढ़ने लगता है। कहानी फिर से जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ नंदिनी पद्मनाभम से मिलने कोर्ट आती है और उनसे वेंकटे राव के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वेंकटा राव हर सोमवार को हेयरिंग रहती है तभी आते हैं, तुम ऐसा करो कि अगले सोमवार को आ जाओ, वेंकटे राव तुम्हें यही मिलेगा। इसी बीच नंदिनी ये देखती है कि काफी देर से एक आदमी उसे फॉलो कर रहा है। नंदिनी जैसे तैसे करके उससे पीछा छुड़ाती है और अगले सोमवार को नंदिनी एनवलप लिए वेंकटा राव को इंतजार करती है, लेकिन वेंकटा राव उस दिन आता ही नहीं। शाम को निराश होकर नंदिनी जब अपने घर जाने लगती है तभी एक आदमी उसके पास आता है। उससे कहता है, आप वेंकटा राव को ढूंढ रही है ना? दरअसल वेंकटा राव ने मुझे भेजा है ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊं, आप मेरे साथ चलिए। नंदिनी उसके साथ जाती है और वो आदमी नंदिनी को एक कार में बैठने को बोलता है। नंदिनी उस कार में बैठ जाती है, तभी 2-3 लोग आकर उस कार में बैठ जाते हैं और नंदिनी से वो एनवलप लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो नंदिनी को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इससे नंदिनी काफी डर जाती है और रोती भी है। तभी वो पेन बेचने वाला लड़का नंदिनी को रोते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि नंदिनी जरूर किसी मुसीबत में है। वो फौरन उस रोड से जाने वाले लोगों से हेल्प मांगता है। उसी रास्ते में डॉक्टर संदीप भी जा रहे होते हैं और वो छोटे छोटे बच्चों को देखकर रुक जाते हैं। वो बच्चा संदीप से नंदिनी के बारे में बताता है, जिसके बाद संदीप नंदिनी को उन गुंडों से आजाद करवा देता है और फिर उसे ले जाकर उसकी फ्रेंड संजना के यहाँ सेफली ड्रॉप कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद से संदीप और नंदिनी एक दूसरे से काफी मिलने जुलने लग जाते हैं और दोनों काफी क्लोज भी हो गए थे। एक दिन नंदिनी संदीप को एक लेटर देती है और उससे कहती है कि आप ये लेटर घर जाकर खोलना प्लीज। और अब इधर प्रेजेंट में सिद्धू ये सब पढ़कर काफी उदास होता है और बागी को पकड़कर रोने लगता है। उससे कहता है कि नंदिनी ने संदीप को एक लेटर दी है, पता नहीं उस लेटर में क्या होगा, कहीं उसे संदीप से प्यार तो नहीं हो गया। इस बात की टेंशन में सिद्धू को बहुत बुखार आ जाता है। तभी उसे याद आता है कि संदीप नाम का एक आदमी उसका पड़ोसी भी तो है और वो भी बिल्कुल इस डायरी वाले संदीप के जैसा है। इसके बाद बागी सिद्धू को संदीप के यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए लेके जाती है। संदीप का विजिटिंग कार्ड देखकर सिद्धू को ये यकीन हो जाता है कि ये वही डायरी वाला संदीप है। तभी संदीप सिद्धू और बागी से चाय नाश्ते के बारे में पूछता है और कहता है कि आज मेरी बीबी का बर्थडे है और वो शॉपिंग करने के लिए बाहर गई है। शाम को उसकी बर्थडे पार्टी है और उसमें आप दोनों को जरूर आना होगा। अब सिद्धू और बागी संदीप की वाइफ की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जाकर सिद्धू की धड़कन बहुत तेज हो रही होती है क्योंकि उसे देखना है कि इसकी वाइफ है कौन। वो पार्टी में संदीप की वाइफ को देखता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो नंदिनी नहीं थी, कोई और ही लड़की होती है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिद्धू तो कभी नंदिनी की फोटो को देखा ही नहीं, तो उसे कैसे पता कि संदीप की वाइफ नंदिनी नहीं बल्कि कोई और है।
बात यह है कि नंदिनी फोन इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन संदीप की वाइफ है वो हर सेकंड एक सेल्फी लेती है, तरह तरह की पिक्चर्स लेती है। उससे सिद्धू को यकीन हो जाता है कि ये नंदिनी नहीं है। सिद्धू इस बात से बहुत ही खुश था, इसलिए पार्टी के बाद वो फिर से घर में आकर डायरी पढ़ने लग जाता है। स्टोरी वापस जाती है फ्लैशबैक में और हम देखते हैं कि नंदिनी संजना के घर पर जाती है तो संजना उसे बता देती है, आज वेंकटा राव घर पर आए थे, तुम नहीं थी, इसलिए वो तुमसे संडे के दिन पार्क में मिलना चाहते हैं। अब नंदिनी संडे के दिन वेंकटा राव से मिलने जाती है और वहां जाकर छुप छुप कर अकेले एक बेंच के ऊपर बैठी होती है। उसके बगल में एक लड़का कोई खाने की चीज जिसका नाम मुद्दू मसाला है वो बनाते रहता है। नंदिनी उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है कि कैसे इसको बनाया जाता है वगैरह वगैरह। फिर वो अपने बैग से एक खास मसाला निकालकर उसमें डालती है और खाने लगती है, साथ ही उस लड़के को भी खिलाती है। तभी वहां पर आता है वेंकटा राव। वेंकटा राव एक बुजुर्ग व्यक्ति है। नंदिनी उसे देखकर काफी खुश होती है और बोलती है, अंकल फाइनली आप मिल ही गए, अब मेरा काम खत्म होगा। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि डायरी के सभी पेजेस अब खत्म हो चुके हैं। सिद्धू भी इस बात से बहुत परेशान होता है। उसके मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं कि आखिर इसके बाद क्या हुआ होगा, क्या नंदिनी ने उसके बाद डायरी में कुछ लिखा नहीं। इन सभी सवालों के जवाब के लिए सिद्धू नंदिनी के घर जाता है और जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचता है तो उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। वो सोचता है कि आखिर जब नंदिनी मुझसे मिलेगी तो मैं उसे बोलूंगा क्या, क्या बात करूंगा। ये सोचते ही वो नंदिनी के घर पर नॉक करता है। तभी नंदिनी की नानी घर से बाहर आती है। सिद्धू नंदिनी की नानी से नंदिनी के बारे में पूछता है। उसकी नानी कहती है कि नंदिनी तो एक कार एक्सीडेंट में 2 साल पहले मर गई। ये सुनकर सिद्धू को एक जोरदार झटका लगता है। वो ये खबर सुनकर अंदर से टूट पड़ता है बेचारा। फिर क्या था, वो हैदराबाद वापस आता है और एक मंदिर जाता है। वहां जाकर सिद्धू अपने दादाजी को देखता है जो कि मंदिर के बगल में बैठे भिखारियों को कुछ दान कर रहे होते हैं और अब वो पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। दरअसल सिद्धू के दादा और दादी ने ये फैसला किया था कि वो लोग गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, उन्हें पैसे और खाना देंगे। लेकिन उसकी दादी के मरने के बाद सिद्धू के दादाजी पागल हो गए और अब ठीक होने के बाद ही वो अपनी वाइफ की इच्छा पूरी कर रहे हैं। ये देखकर सिद्धू को एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि नंदिनी जो भी काम अधूरा छोड़कर चली गई वो अब मैं पूरा करूंगा। इसके तुरंत बाद ही सिद्धू सबसे पहले ऑर्फनेज जाकर वहां के बच्चों को पिज्जा देता है, क्योंकि उन बच्चों का सपना होता है कि वो लोग जिंदगी में एक बार पिज्जा जरूर खाएं और नंदिनी ने उनसे वादा भी किया था कि वो उन्हें पिज्जा जरूर खिलाएगी। तो सिद्धू उन बच्चों को पिज्जा खिलाता है। उनमें से कुछ बच्चे आग लगने की वजह से जले होते हैं। सिद्धू उन सभी का ट्रीटमेंट करवाता है, साथ ही वो सभी बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाता है। इसके बाद सिद्धू उस आदमी के पास जाता है जो कि नंदिनी को फॉलो किया करता था। सिद्धू पहले तो उसके पास जाकर उसे खूब पीटता है। नंदिनी ने उस बस कंडक्टर से भी कुछ पैसे लिए थे, सिद्धू उसको भी वापस कर देता है। फिर वो उसी पार्क में चला जाता है जहां नंदिनी उस मसाले को खाती थी। सिद्धू भी उस जगह पर जाकर वो मसाला खाने लगता है। अब एक दिन वो बस कंडक्टर नंदिनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसके पैसों के लिए धन्यवाद कहता है, लेकिन नंदिनी तो इस दुनिया में है ही नहीं। वो लेटर जाता है सिद्धू के पास। उस लेटर में बस कंडक्टर ने यह भी लिखा होता है कि बेटा तुम्हें उस दिन आईसीयू में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब सिद्धू ये पढ़कर हैरान हो जाता है क्योंकि नानी ने उसे बताया था कि नंदिनी मर चुकी है, फिर ये आईसीयू का क्या चक्कर है। सिद्धू और बागी उस बस कंडक्टर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप याद करके बताइए, क्या आपने सच में नंदिनी को आईसीयू में देखा था। तो वो बस कंडक्टर कहता है कि हाँ, मैंने उसी लड़की को आईसीयू में देखा था, भला मैं उस लड़की को कैसे भूल सकता हूँ। इसके बाद सिद्धू डॉक्टर संदीप के पास आकर नंदिनी के बारे में पूछता है और साथ ही उसे नंदिनी के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। संदीप भी ये खबर सुनकर परेशान होता है कि 2 साल पहले नंदिनी मेरे टच में थी लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है। इसके बाद सिद्धू बहुत सी जगहों पर जाकर नंदिनी के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे कोई पता नहीं चलता। और फिर ऐसे ही एक दिन सिद्धू जाता है नंदिनी के घर और वहां उसकी चीजें चेक करने लगता है। तभी वहां पर एक आदमी आकर सिद्धू से कहता है, तुम नंदिनी के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहे हो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस इंक्वायरी को यहीं रोक दो। इसके बाद ये आदमी कन्फेस करता है कि इसने ही असली वेंकटेय राव को मार दिया और उस दिन पार्क में नंदिनी के पास किसी दूसरे आदमी को वेंकटेय राव बनाकर भेज दिया। और यहाँ कहानी जाती है वापस से फ्लैशबैक में, जिसमें हम देखते हैं कि जो आदमी वेंकटेय राव बनकर नंदिनी से मिलने आया होता है, नंदिनी उस आदमी से उसके वकील का नाम पूछती है और वो आदमी नंदिनी के सवाल का जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद नंदिनी समझ जाती है कि उसे किसी ने फंसाया है। नंदिनी अब संजना के घर आ जाती है। तभी वो गुंडा उसके पास आ जाता है और उसे खूब मारने लगता है। वो उससे उस एनवलप के बारे में पूछता है लेकिन नंदिनी के पास तो वो एनवलप था ही नहीं।
वो और संजना किसी तरह से उस गुंडे से बचकर एक कार लेकर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद वही गुंडा नंदिनी और संजना के कार का एक्सीडेंट करा देता है। अब सिद्धू ये बात सुनते ही उस गुंडे को पीटने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने नंदिनी को मारा था। इसके बाद सिद्धू सोचता है कि आखिर उस एनवलप में ऐसा था क्या जो कि सभी लोग नंदिनी के दुश्मन बन गए। तभी सिद्धू को याद आता है कि नंदिनी ने वो एनवलप उसी खराब पोस्ट में डाल दिया होगा, क्योंकि नंदिनी अक्सर वहां जाया करती थी। सिद्धू फौरन ही उस पोस्ट ऑफिस पर जाता है और वहां उसे वो एनवलप मिल जाता है। वो जब उसे खोलता है तो उसमें एक बिल्डिंग का प्लान होता है। उस प्लान में एक ऑर्फनेज को तोड़कर उस पर बिल्डिंग बनाने का प्लान था, और वो ऑर्फनेज वेंकटराव का था और नंदिनी उसी ऑर्फनेज के बच्चों से मिलने जाया करती थी। ये प्लान विजय नाम के एक बिजनेसमैन का था। सिद्धू वो प्लान लेकर राकेश की कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाता है और राकेश से बोलता है कि मुझे इस प्लान के बारे में बताइए। इस प्लान की वजह से एक लड़की की जान चली गई है। राकेश कहता है ये बस एक कागज का टुकड़ा है, ये कोई प्लान नहीं, तुम इसे फाड़ कर फेंक दो। जिसके बाद सिद्धू वहां से चला ही जाता है। पीछे से राकेश अपने आदमियों को कॉल करके सिद्धू को मारने के लिए बोलता है और उसके हाथों से वो पेपर छीनने को बोलता है। सिद्धू जब वहां से चला जाता है तो राकेश के आदमी आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन सिद्धू उन सभी को बहुत ही बुरी तरह पीट देता है। फिर वो राकेश के आदमी से कहता है तुम सब मेरे पीछे क्यों लगे हो। राकेश का आदमी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि राकेश की नजर जिस भी जमीन पर पड़ती है वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है और करके रहता है। ऐसे कुछ सालों पहले राकेश की नजर उस ऑर्फनेज पर पड़ी और वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। वेंकटराव उस ऑर्फनेज का वास्तु सेट करने के लिए उसने नंदिनी के दादाजी को दिया था। इसी बीच राकेश अपने आदमियों को भेजकर उस ऑर्फनेज में आग लगवा देता है। इस घटना में ऑर्फनेज के 6 बच्चे और केयरटेकर भी मारी जाती है। कुछ बच्चों की स्किन तो थोड़ी जल भी जाती है और ये वही बच्चे होते हैं जिनका इलाज बाद में सिद्धू करवाता है। राकेश उस ऑर्फनेज की जमीन पर बिल्डिंग बनवा देता है। इधर वेंकटराव ऑर्फनेज के बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाता है और राकेश पर जाकर कोर्ट में केस कर देता है। लेकिन वेंकटराव के पास कोई सबूत नहीं होता सिवाय उस प्लान के जो कि नंदिनी के दादा के पास था। इसलिए नंदिनी के दादाजी मरने से पहले वेंकटराव को वो प्लान देने के लिए नंदिनी से बोलते हैं और इसलिए नंदिनी हैदराबाद आती है और राकेश का आदमी उसका एक्सीडेंट करवा देता है। नंदिनी जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो राकेश का एक आदमी जाकर डॉक्टर को कुछ पैसे देता है और वो डॉक्टर से कहता है कि तुम इस लड़की को मार दो, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो वो भी देने को तैयार हो। इसके बाद वो आदमी सिद्धू को नंदिनी की डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और उस सर्टिफिकेट पर होते हैं डॉक्टर संदीप के सिग्नेचर। सिद्धू फौरन संदीप के पास जाता है और उससे नंदिनी के बारे में पूछने लगता है। संदीप फिर उसे सारी सच्चाई बताता है और वो कहता है कि जब नंदिनी हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मैंने एक आदमी को देखा जो डॉक्टर से नंदिनी को मारने की बात कह रहा था, इसलिए मैंने उसकी जान बचाने के लिए झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनाया और उसमें साइन कर दिया। ये सुनकर सिद्धू बहुत खुश होता है। उसके बाद संदीप सिद्धू से कहता है तुम नंदिनी को देखना चाहते हो। वो नंदिनी को देखने जाता है। नंदिनी उस वक्त एक व्हीलचेयर पर बैठी होती है। सिद्धू उसे देखता नहीं है क्योंकि वो सोचता है कि उसके लिए इतना ही काफी है कि नंदिनी जिंदा है। ये सोचकर सिद्धू वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है और अब नंदिनी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। संदीप नंदिनी के पास जाता है और कहता है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो, साथ ही तुम्हें जो लोग मारना चाह रहे थे उन्हें भी अब सजा मिल चुकी है और ऐसा करने में हमारी मदद की सिद्धू नाम के एक लड़के ने, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब नंदिनी ये सुनकर हैरान होती है कि कौन हो सकता है वो। इसके बाद नंदिनी यहाँ कहीं भी जाती वो बस सिद्धू का नाम ही सुनती। नंदिनी ऑर्फनेज जाती जहाँ वो देखती कि वहाँ कोई भी बच्चा नहीं होता, सभी बच्चे एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए गए हैं और वो सारे लोग अब स्कूल जा रहे हैं। उसी ऑर्फनेज में पद्मनाभम भी होता है। वो नंदिनी को बताता है कि तुम व्हील चेयर पर थी, उस वक्त हम लोग ये केस हारने वाले थे, लेकिन अच्छे वक्त पर सिद्धू वहां गया और उसने कोर्ट में वो एनवलप पेश कर दिया जिससे हम ये केस जीत गए और ये बिल्डिंग इस ऑर्फनेज के नाम पर हो गई और साथ ही राकेश को जेल। धीरे धीरे नंदिनी को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उसकी जो भी विशेष थी उसे सिद्धू ने पूरा किया। नंदिनी को भी अब उसकी बातें सुनकर उससे प्यार हो जाता है, इसीलिए अब वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच नंदिनी बागी के पास जाती है। उस दिन उसकी शादी थी। नंदिनी उससे सिद्धू के बारे में पूछती है। बागी बताती है कि सिद्धू कहाँ है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि सिद्धू मुझे ये कहकर गया है कि नंदिनी के लिए अभी आखिरी काम बचा है, उसे पूरा करके ही मैं वापस आऊंगा। वो ये भी बताती है कि तुम्हारी डायरी उसके हाथ लगी और तुम्हारी डायरी को पढ़कर ही उसे तुमसे प्यार हो गया। अब तुम्हारा हर सपना वो पूरा करना चाहता है। नंदिनी ये सुनकर काफी खुश होती है। उसके बाद नंदिनी काशी जाने लगती है, क्योंकि उसने सोचा होता है कि जब सभी काम कंप्लीट हो जाएंगे तो वो काशी जाएगी और इस बात को उसने डायरी में भी मेंशन किया होता है। तो उसे लगता है कि सिद्धू इसको पढ़कर पक्का मेरी विश करने वहां गया होगा। नंदिनी काशी जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, तभी उसके सामने सिद्धू आकर बैठता है। लेकिन नंदिनी ये नहीं जानती कि उसके सामने बैठा लड़का ही सिद्धू है और सिद्धू ने भी नंदिनी को कभी देखा नहीं था, इसलिए उसे भी पता नहीं होता कि नंदिनी कैसी दिखती है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। तभी उस ट्रेन में एक आदमी वही मसाला बेचने आता है।
अब सिद्धू को भी डायरी को पढ़कर पता था कि वो मधु मसाला कैसे बनाया जाता है, तो सिद्धू उस लड़के को मधु मसाला बनाने का तरीका बताता है। सिद्धू के मधु मसाला बनाने वाली टेक्निक देखकर नंदिनी शॉक में रह जाती है कि आखिर ये तरीका तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। फिर सिद्धू मधु मसाला हाथ में लेने के बाद अपने जेब में उस सीक्रेट मसाले को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो मसाला नहीं मिलता। जिसके बाद नंदिनी अपने बैग से वो सीक्रेट मसाला निकालकर उस मधु मसाला में मिलाने लगती है। ओह, ये देखकर सिद्धू हो जाता है हैरान, लेकिन वो नंदिनी की तरफ नहीं देखता, क्योंकि सिद्धू समझ जाता है कि उसके सामने बैठी लड़की ही नंदिनी है। नंदिनी अपनी सीट से उठकर सिद्धू के बगल में बैठ जाती है और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। सिद्धू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये प्यारी सी इमोशनल गुड फील मूवी होती है खत्म। आप भी हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को करें सब्सक्राइब, सपोर्ट, प्यार दे हमें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।